अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के पर गुफ्तगू की जाए। इस वक्त जो मुल्की जारी सियासी सूरत हाल है वो ज़ेर बहस आ रही है। पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। बहरहाल वक्त की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि हालात हाज़रा से बाखबर रहना, आगाह रहना ज़रूरी है। तो हम उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती है उससे थोड़ा सा गुरेज करें। सारी की सारी तो ना सही होती है बात, उसमें ना गलत होती है। तमाम ज़रूरी ये होता है कि उसकी पहले जांच की जाए, उसकी तहकीक की जाए, जो कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। और होता फिर यही है, मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ पैगामात भेजे जाते हैं। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, एक बड़ी तवील बहस है। इसके ऊपर बारहा गुफ्तगू कर चुका हूँ और फिर आगे भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा कि कहाँ से जनरेट की जाती है, कहाँ ये मैसेजेस, इस तरह की ख़बरें तैयार की जाती हैं और फिर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में फैलाई जाती हैं। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों से गुरेज करें, यही मेरा हमेशा से पैगाम होता है। मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और समाजी सूरत हाल के हवाले से ख़ास तौर पर बात करना बेहद ज़रूरी है। यकीनन बड़ा आसान है तनकीद करना, जो कि हमारा शौक़ है। हम बहैसियत इस मुल्क में रहने वाले लोग ये पसंद करते हैं कि वो शख्स फ़लाना ऐसा है, वो ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, उसकी शक्ल ऐसी है, वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो फ़लाना कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी गाड़ी ऐसी है, ये वो सारी चीज़ें, ये हमारा शौक़ है। तो बहरहाल यही वजह है, मैं हमेशा कहता हूँ कि तबाहल कौमों में हमारा शुमार होता है और होता रहेगा। मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ जब सड़कों पर जाती आपको नज़र आती हैं तो मैं बहुत गौर से तमाम चीज़ें देखता हूँ कि ये कौन शख्स है जो गाड़ी चला रहा है, किस तरह चला रहा है। और गाड़ी पे अमूमन आपने मुख्तलिफ़ इबारतें लिखी हुई देखी हैं। फ़लाना नारा लिखा होता है, कोई फ़लाना नारा लिखा होता है, कोई एब्सोल्युटली नॉट, कोई इस तरह की बातें लिखी होती हैं। इन सारी चीज़ों का मकसद आखिर क्या है? क्योंकि वेस्ट में जब आप जाते हैं या पाकिस्तान से बाहर कहीं आपको अगर मौका मिलेगा, आप जाएंगे तो आपको कभी भी किसी की गाड़ी के पीछे इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती कि वो फ़लाना 804 और फ़लाना और इस तरह की ये चीज़ें नहीं करते। महज़ब माशरों की निशानदेही और अक्कासी ये चीज़ करती है जिससे आपको पता चलता है। लेकिन बहरहाल क्या किया जाए, हमारी जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं उसमें हम इससे तक जज्बाती हो चुके हैं कि हम तमाम चीज़ों को हमने जो है वो पसे पुश्त डाल दिया है। जनाब मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उनको खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद मुल्क की सियासी और समाजी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान तला अहमद यहाँ पर मौजूद हैं, जो समाजी कारकुन भी हैं और नौजवान हैं, बहुत सारे और दीगर कामों में मसरूफ़ ख़ुद को रखते हैं। कोरोना का मौका हो, सैलाब का मौका और इस तरह के बहुत सारे कामों में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते रहे हैं। अपनी तंजीम भी बना रखी है। तला साहब को खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया तला प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं अनीला अंसारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जब भी बात करने का मौका मिलता है हम आपको ज़हमत देते हैं। आज भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। अनीला, थैंक यू सो वेरी मच प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तला साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू जो कुछ हो रहा है, चले मैं ज़रा दोनों से पहले इस हवाले से सुबह का मौका है, ज़रा सियासत पे तो बात करेंगे ही, क्योंकि माशाल्लाह जो कुछ हमारे यहाँ एक एंटरटेनमेंट बन गई है सियासत, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानियाँ जो है वो सामने आ रही हैं। आई मीन हम लाफिंग स्टॉक दुनिया में बनकर रह गए। और फिर जो हमारे काम है, जैसे मैंने अभी गाड़ियों का आपको मिसाल दी कि फ़लाना नारा इसके ऊपर दर्ज है, फ़लाना ये लिखा हुआ है, फ़लाना चीज़ लिखी हुई है, कुरानी आयात इबारतें मुख्तलिफ़ किस्म की, ये क्या साबित करने की कोशिश की जाती है, किस तरफ निशानदेही करता है? क्योंकि जब महज़ब माशरे जिनकी हम मिसाल देते हैं वहाँ तो इस तरह की चीज़ें दूर दूर तक नहीं मौजूद होती या नज़र आती हैं कि वो अगर फ़लाना उसके बिलीव्स हैं या कायद हैं तो वो उसके ऊपर कोई नारा लिखे जिससे पता चले कि वो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है। हमारे यहाँ सिलसिला क्यों है? जी, आपकी क्या राय है? जी तलफा। पहले तो खैर ये चीज़ें जो थी इतना नहीं होती थी, लेकिन मतलब मकसद कहने का ये है कि ये जो एक सियासी वर्कर होता है ना, उसकी वाबस्तगी हो जाती है अपने लीडर के साथ। तो मैं समझता हूँ उसको एक ईमान बन जाता है कि बस हमारा लीडर सच है, सच बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, हमने उसको इन दी एंड सपोर्ट करना है। वो ये नहीं देखते कि वो किस जगह पे खड़ा है, सही जगह पे खड़ा है, गलत जगह पे खड़ा है, क्या उसके मामलात हैं, क्या नहीं है। बस मकसद कहने का ये कि वो मरने मिटने को तैयार है। और बात ये इस पे लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे पास कि हमें देखना चाहिए कि अगर हमारा लीडर भी गलत है तो हम उसको पकड़ें कि नहीं यार आप ये क्या कर रहे हो, आप उसके क्वेश्चन करें, उससे सवाल करें कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। और हमें इन चीज़ों को मतलब एक सियासी वर्कर अगर कोई भी है तो वो
चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मगर मकसद यहाँ ये होता है कि कोई लीडर के खिलाफ गलत बात करते तो बस वो पार्टी से भी उसको निकाल दिया जाता है, और फिर वो बेचारा जो है, आज बहुत सारे ऐसे सियासी लीडरान हैं, सियासी वर्कर हैं जो फिर अपनी दूसरी पार्टियां बना लेते हैं और आगे पीछे चले आते हैं। तो ये एक बदकिस्मती है हमारे एक मुल्क में। आप जो है इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं, हालांकि मैं समझता हूँ दुनिया कहाँ जा चुकी है और हम किस जगह पे खड़े हैं और कहाँ अटके हुए हैं, आज भी किस मामले में फंसे हुए हैं। कोई गाड़ियों के ऊपर ये चीज़ें लिख रहा होता है, कोई बिलबोर्ड्स पे लिख रहा है, कोई अपने मोबाइल के कवर पे लगा रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है। मतलब आपका सोशल मीडिया भरा हुआ है इन चीज़ों से। मतलब आप कोई साइंस में तरक्की करें या आप आईटी की दुनिया में आप आगे हैं, मगर बदकिस्मती से हमारा यही मामला चल रहा है। तो ये अफसोस होता है देख के सारी चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है अनिला, सियासत के ऊपर तो बात करेंगे ज़रूर। आप एक पॉलिटिकल पार्टी, आई एम सॉरी मैं इसको ज़रा करेक्ट कर लेता हूँ कि मैं पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एंटरटेनमेंट भरपूर है। और क्या चाहिए, आई मीन इससे ज़्यादा और आप क्या वो कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मैं आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछता कि वो क्या करने का इरादा रखती है, इनको कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन उनको लाइमलाइट का शौक़ इतना हो गया है कि वो उसमें आने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद में हुआ, आई मीन जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसानात हुए हैं, उसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 5 दिन तक 4 दिन तक पूरा इस्लामाबाद होस्टेज रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि ऊपर से मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और नीचे ये हंगामा राई हो रही है। हम क्या चीज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आप बताइए क्या ये सारी चीज़ें आपको इजाज़त देती हैं? क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप प्रोटेस्ट करें, सब कुछ करें, बट अगेन ये जो कुछ हो रहा है इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? फील होता है कि हम जिस ग्राउंड में हैं उसमें ये भी एक प्लेयर है, कैसा महसूस होता है? देखें यासिर साहब, जब रवैयों में, चाहे वो सियासी रवैये हों, समाजी रवैये हों, या आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी के रवैये हों, उसमें एक्सट्रीमिज़म आ जाए ना, हर चीज़ आप एक्सट्रीम पे चले जाएं, तो वो चीज़ें इसी तरह के जो है ना वो बिगाड़ पैदा करती हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो मजाक बना रखा है उस धरने से लेके जो 2014 में स्टार्ट हुआ, और आज ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो चुके हैं, बट अभी तक वो अनगाइडेडली एक ऐसे बंदे के पीछे हैं जिसकी ना पॉलिटिकल अप्रोच है, ना पॉलिटिकल बिहेवियर है। देखिए, पॉलिटिक्स में आना या उसमें ओवर अ नाइट नाम बना लेना, ये आपकी कोई ये नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा मार्का अंजाम दे दिया। ठीक है, आप एक प्ले बॉय मशहूर थे, आप एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थे, पर एज ए सियासतदान आप फेल रहे। आपने जो है वो धरना दिया, उसके बाद आप इक़्तिदार में जिस तरीके से भी आए, और उस इक़्तिदार में आपने पाकिस्तान को 20 से 25 साल पीछे जो है ना धकेल दिया, इसलिए कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं थी मुल्क को चलाने के लिए और अपनी पार्टी को चलाने के लिए। आपने मज़हब कार्ड भी यूज़ किया, आप अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर चलते थे। आपने फिर ज़िंदगी का एक ऐसा जो बड़ी एक प्राइवेट चीज़ होती है कि पीरिज़म एंड इसके ऊपर वो गए, और उसके ऊपर आपने पूरे पाकिस्तान को स्टेक पे लगा दिया, दाव पे लगा दिया। तो उसका अब आप देख रहे हैं कि एंड रिज़ल्ट ये है कि एक्सट्रीमिज़म और जो आवाम है वो इतना अनगाइडेडली उनको फॉलो करिए, उन्हें नज़र नहीं आता कि हमारा लीडर ये वो कर ही नहीं पा रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। वो कहते हैं, उन्होंने एक ये स्लोगन अपना बनाया, रियासत मदीना। रियासत मदीना में एक कबूतर भी फंस जाता है तो क्रेन उसके लिए आती है और उसको निकालती है। ठीक है, आपने रियासत मदीना का मज़हब कार्ड के तौर पे इस्तेमाल उसको किया, ठीक है, पर आपने रियासत मदीना के जो सुतून थे, जो रूल्स थे, उनको तो फॉलो नहीं किया। उसको आपने जो है वो अपनी जो आपकी एक सोच थी, जो मुझे लगता है कि बहुत आज़ाद ख्याल और जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है उनकी सोच की ना, वो जो सोचते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उनकी सोच और उनका कहना एक दूसरे से मैच नहीं करता। तो जब ऐसे लीडरान आ जाते हैं, और देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना एक प्रोसेस के तहत, एक आइडियोलॉजी के तहत और कुर्बानियाँ देकर आती हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हुए आती हैं। ये नहीं कहती हैं कि हमें अपना हक छीनना है, वो कहते हैं नहीं, हम अपना हक हासिल करना चाहते हैं एज़ पर लॉ, एज़ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पर आप ये कहते हैं कि नहीं जी, हम जो हैं वो ब्लाइंड उसके ऊपर हैं, ब्लाइंड फोल्ड हैं, हमें जो है ना जो हमारा दिल चाहेगा हम करेंगे। इसकी आपने मिसाल देखी कि
5 डेज मैदान जंग बना रहा इस्लामाबाद। चीजें होती है एग्जैक्टली, योर वेरी राइट, कि ये सारी चीजें कंट्री के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं है। यानी कि आपकी कंट्री का जो इंटरेस्ट है ना, उसको सबसे पहले देखना है, वो सेफगार्ड इम्पोर्टेंट है, करना ज़रूरी है। मैं मिसाल दे रहा था, फिर वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वो जाते हैं, लेकिन बात ये है कि मैंने पीपल्स पार्टी के प्रोटेस्ट देखे ज़िया दौर के अंदर, जो मैंने उसको स्टडी किया बहुत ज़्यादा क्लोजली। सब कुछ हो रहा था, एक डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ पूरी एक ऑर्गेनाइज कैंपेन भी चल रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि रियासत के ख़िलाफ़ भी नारे लग रहे हैं, उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ। जबकि उस वक्त तो ये जनरेशन सारी ये जो है वो नहीं जानती होगी कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको बाकायदा डंडे मारे जाते थे बीच ग्राउंड के अंदर ले जाके। ये सारी चीज़ें एक बड़ी आम सी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन कहीं भी रियासत के ख़िलाफ़ या कोई इस तरह की जो है वो बात नहीं हुआ करती थी। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं सारी लिमिट्स जो क्रॉस हो गई। बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस हैं। आप जो है प्रोटेस्ट करने का आपका हक है, बट विद इन द लिमिट्स एंड पैरामीटर्स। ये नहीं है कि आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। आपकी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और दूसरी एजेंसीज शामिल हैं, आप उनके ऊपर अटैक करें, आप असासों के ऊपर अटैक करें, आप शोधा की जो है उनकी खबरों की बेहुरमती करें। ये आप माशरे को या अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको आप क्या जो है ना ये टीच कर रहे हैं कि नहीं जी आपको तशद्दुद की सियासत करनी है। देखिए, तशद्दुद की सियासत से हासिल कुछ नहीं होता, काल कोठरी जो है उनका फिर मुकद्दर बनती है। और अब मुझे लगता है कि लोगों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, ये रियलाइज़ करने का टाइम है। प्लीज़ आप ऐसी किसी भी पार्टी के, और आप देख रहे हैं कि वो उनकी क्या रविश है, प्लीज़ उनका साथ छोड़ें और अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही पार्टी को आप चुनें और सही रास्ते की तरफ आप चलें। ये वो रास्ता है कि आप देखें, जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा एक फ़नी सा जोक लगते हैं जो सीएम केपी के हैं। आप ये बताएं, वो कहते हैं, आज मैं सुबह न्यूज़ पे देख रही थी कि उन्होंने आईजी केपी के पावर्स ले लिए कि अब जितनी भी वो होंगी अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो करेंगे। वो कहते हैं मैं उसका पावर ले लूँगा, उसके उधर हमला कर दूंगा। तो ये विद इन द आप कंट्री जो है अपनी एक रियासत बनाई हुई है आपने, कि वो रियासत जो है जिसमें सारे आपने ऐसे जंगजू रखे हुए हैं जो अपने ही मुल्क के ऊपर हमला करते हैं, अपने ही मुल्क के इदारों को जो है हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब आप देखें ये आईनी तरामीम का कितनी एक मुहिम चल रही है, और इसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो रोल है, मुझे लगता है कि वो तारीख में याद रखा जाएगा। एक यंग एनर्जेटिक चेयरमैन ने, एक लीडर ने जो है इसका बेड़ा उठाया, कंसेंसस डेवलप करे। और देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ वो बार बार जाते हैं, राब्ता करते हैं, क्योंकि वो सबको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी भी तशद्दुद की सियासत नहीं करी। जमहूरियत बेस पार्टी है, जमहूरियत के लिए जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी, मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी ने दी। आप भुट्टो साहब से लेके बिलावल भुट्टो तक आते हैं तो ये 4 पिलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के आइन और कवानीन के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। Exactly. और ये देखें, मैं बड़ा फेयर एनालिसिस करता हूँ, वैसे तो हमारा काम क्वेश्चन करना है, लेकिन जैसे अभी बिलावल साहब की बात हो रही थी, मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, तो मैं बिलावल साहब को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो एक पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है, उसका जो रोल होना चाहिए, या पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से अगर आप उनको देखें, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोगों के पास जाना, डायलॉग करना, कन्विंस करना। अब आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो सही हैं, उनका नज़रिया सही है नहीं है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी एफर्ट्स को आपने देखना होगा। और यही चीज़ डिमांड करते हैं हम सारे मेंबर से, जितने भी पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, MNAs हैं, उनका भी काम और उलस यही होता है कि वो डायलॉग के ज़रिए करते हैं, मामलात को हल करते हैं। ये प्लेटफॉर्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं बार बार ये समझाता हूँ कि जो आप महज़ब माशरों की बात करते हैं, वहाँ पे अगर आपको इसके ख़िलाफ़ भी अगर बात करनी है तो प्लेटफॉर्म वही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरे शहर होस्टेज करेंगे और उसके बाद जिस किस्म के बयान दिए जाते हैं, मैं उस पर चढ़ाई कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा और मैं वो कर दूँगा, इस किस्म की बातें, तो मैं पढ़े लिखे लोगों को इस वक्त एड्रेस कर रहा हूँ कि वो खुदा रहा इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचें और ये देखें कि जिस किस्म की बातें कर रहे हैं आपको कन्विंस करने के लिए, यानी कि आप लोग इस हद तक जा चुके हैं कि आप सवाल भी उनसे नहीं कर सकते, जो उनके फॉलोअर्स हैं, कि ये जो तुम बात हमें बता रहे हो कि मैं पहाड़ पे चढ़ गया, वहाँ से पैराशूट से छलांग लगा दी एंड ऑल, ये सब नॉनसेंस है, ये हमारे लिए नहीं हो सकती, हम ये बाय नहीं कर सकते जो तुम ये बातें हमें बता रहे हो।
फिर भी उनको वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जी ऐसा था वैसा था। आई मीन ये पढ़े लिखे लोग जो इनको फॉलो कर रहे हैं, अब क्यों इनसे सवाल नहीं करते कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, कितने सारे लोगों को इंगेज करके उनके साथ क्या हुआ, जैसा भी अनिला ने निशानदेही की कि काल कोठरी में आपने पहुंचा दिया और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है, उनको बिल्कुल डिसऑन कर दिया फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे। जिसका आज आप बात करते हैं वो जी हम उसके अंदर शामिल नहीं थे, वो पहले तो आप उनको प्रवोक करते रहे, जब वो चले गए उसमें एंगेज हो गए, उसके बाद आपने कहा जी ये हमारे साथ नहीं थे, ये तो पब्लिक का रिएक्शन था और ये कौन लोग हैं हमें नहीं पता, और आगे जाके ये यहाँ तक कह दिया कि तो जनाब दीगर जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे उनके लोग थे जिन्होंने ये सब किया। आई मीन ये जो शऊर रखते हैं वाक़तन, जिन्होंने पढ़ा है, जो समझते हैं कि उनको तालीम से कुछ हासिल हुआ है, वो क्या सवाल नहीं करेंगे? ये नहीं करना चाहिए कि किस किस्म की बातें तुम कर रहे हो और किस किस्म की वो कर रहे हो, क्या ऐसी पार्टी को हम सपोर्ट कर सकते हैं? आई मीन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन समझने की बात यही है। बहरहाल तला अब ये जो सिस्टम है ख़ास तौर पे, अब जो हमारे जो स्यूडोज़ हैं चारों तरफ आपको नज़र आते हैं, शऊर हमारे पास है, ना जाने क्या कुछ है, ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए आया है, किसी की भी इमेज को आपने उड़ाना है, जैसे हमारे ख़िलाफ़ करते हैं ट्विटर के ऊपर और दीगर जगहों पे, तो ये अगर हमारे नौजवानों का हाल होगा तो फिर उनको कैसे समझाया जाएगा? पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, अब यहाँ तो फाउंडेशन इस बात के ऊपर डल गई है कि हमारे अलावा सब चोर हैं, ये भी चोर वो भी चोर हैं सब, और हम बिल्कुल बिल्कुल साफ़ हैं और बिल्कुल ना जाने क्या है। तो ये सूरत हाल होगी तो नौजवानों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैसेज देखें? पहले तो जो आपने बताया कि सोशल मीडिया पे किसी की भी इमेज ख़राब कर सकते हैं या करते हैं लोग, तो इसके लिए हमारे पास एक कानून मौजूद है, प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016। उसके अलावा दूसरा आपके पास ऑप्शन ऑर्डिनेंस है, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 है, जिसके तहत आप कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो मकसद ये दो चीज़ें मौजूद हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमारी डेफेमेशन कैंपेन चल रही है हमारे खिलाफ और बहुत ज़्यादा एक मामला हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे में मौजूद है, इसको अगर हम इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा लें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन होता दरअसल ये कि बहुत सारे दोस्त हमारे मौजूद हैं FIA में भी और बहुत सारे दीगर इदारों में, तो वो यही कहते हैं कि हम लोग भी ईमेल अगर करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फेसबुक हो गया, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो वहाँ से ईमेल में रिप्लाई आते हुए बड़ा टाइम लग जाता है और एक कंट्री टू कंट्री जो इनके मामला होते हैं, तो एक इस तरह की कोई हमें अकाउंटेबिलिटी या कोई इस तरह के हमें पकड़ने के लिए जो है, जल्दी से पकड़ने के लिए कोई इस तरह के आलात हमें चाहिए, कोई मशीनरीज चाहिए जिसको हम जल्दी पकड़ सकें। दूसरी चीज़ ये कि लैक ऑफ एजुकेशन है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ में, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो सियासत हो, या कोई भी अदम बर्दाश्त होना चाहिए। आप ज़ातियात पे चले जाते हैं फ़ौरन, तो मैं ये समझता हूँ ज़ातियात नहीं होना चाहिए। और आप देखें ना कि मैं तो ये समझता हूँ कि लीडरशिप क्यों नहीं मना करती, तो मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करूँ, तमाम पार्टियों में ये है। अगर कोई ये कहे कि नहीं हम बरी ज़म्मा, तो ऐसा नहीं है। हर जगह पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा ज़ातियात और पर्सनल अटैक्स करते हैं, और मैं समझता हूँ एक सियासत। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, जैसे आपने कहा ना लीडरशिप मना नहीं करती, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, बल्कि तमाम सियासी जमातों में ये लीडरशिप बताती है, आकर उनको इंटरवीन करना पड़ता है। एज यू रिमेंबर कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब शहीद किया गया तो आसिफ जरदारी वाज द वन जिन्होंने इंटरवीन किया और उसको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्लोगन उन्होंने दिया बगैर किसी उसके, पाकिस्तान खप्पे, विच मीन्स कि पाकिस्तान रहे, सबसे पहले पाकिस्तान, सिचुएशन अंडर कंट्रोल विद नो टाइम। इसी तरह और दीगर पार्टीज़ के अंदर हुआ, एजिटेशन हुई, नवाज शरीफ साहब को जब वो किया गया, सेटिसाइड किया गया, सारी सिचुएशन इमर्ज हुई, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने एक स्लोगन तो वो किया, वोट को इज्जत दो या जो भी है, बट अगेन फिर उन्होंने कंट्रोल रखा, उन्होंने तो पैनिक नहीं होने दिया। वो चाहते वहीं से ऑर्डर करते कि जी अभी निकल जाओ सड़कों पे, सबको आग लगा दो। बिल्कुल ऐसा है। देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज ANP है, उनकी तरफ से ऐसा हुआ, सिचुएशन थोड़ा सा ये फुकदान है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा इसमें कमी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से है और इनको इन चीज़ों को रोकना चाहिए। कभी किसी स्टेज के ऊपर मैंने कंट्रोल करना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जाके उसको पैट कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने कि तुमने जाकर वो बंद कर दिया, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा उसको ये अप्रिसिएशन मिलती है। इवन ये टॉक शोज़ के अंदर, मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ, आप अपने अगर मीडिया में कोई लोग हैं उनसे पूछ लें, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन इसी बात पे उनको मिलती है कि टॉक शोज़ में जाकर आप कैसी ज़बान इस्तेमाल करते हो एंकर्स के लिए और जो दीगर लोग बैठे हुए उनके लिए।
उनको बड़े बड़े ओहदे भी मिल रहे हैं, सब कुछ होता है। यही चीज़ है, मैं समझता हूँ कि इनको सोचना चाहिए कि हमें पूरी वर्ल्ड देख रही है, हमें पूरी दुनिया देख रही है, आपके ओवरसीज पाकिस्तानी क्या देख रहे हैं कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है। मतलब आप ये देखें ना कि मैं तो अगर शुरू से देखा जो धरना, फिर कुछ गवर्नमेंट की गलतियाँ थी, गवर्नमेंट भी इजाज़त दे देती है एक दिन की, तो कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, उनकी भी पॉलिसीज होती हैं, फिर इनकी तरफ से भी कोई अदम बर्दाश्त है ही नहीं बिल्कुल भी, और बस रोडों पे लेकर आए आवाम को लेके। मैं नहीं समझता कि ये वो दौर है कि इस वक्त आप लोगों को, आवाम को रोडों पे लेके आओ और फिर उसके बाद जो है इस तरह का तमाशा किया जाए। आपकी इकोनॉमी उस जगह पे नहीं है बिल्कुल कि आप खत्म हो चुके हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी इकोनॉमी बिल्ड करें, आप उसको बूस्ट करने की जगह कोई पॉलिसीज लेके आए, कोई रास्ता निकालें, कोई देखें कि हमने करना क्या है। कोई मैं तो उस दिन भी ये पूछता रहा इनसे कि ये प्रोटेस्ट होता महंगाई के लिए करते, दीगर इश्यूज के लिए करते, लेकिन अब तो महंगाई भी, जो सिचुएशन नजर आ रही है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और मजीद बेहतर हो जाएंगी। आप इंशाल्लाह मैं समझता हूँ, अगर मैं मुआवजा करूँ और कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा तो फर्क आया, आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल रहा है। बिजनेसमैन मैं समझता हूँ, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के साथ मेरा एक बड़ा वास्ता रहा है और मैं उनके साथ मेरा है और ग्रेजुअली होंगी ना, देखें जैसे अब बेहतर है। वो समझते हैं कि पहले जो इंडस्ट्रीज लोगों ने शिफ्ट कर ली थी और बहुत सारे लोग जो हैं आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, उसमें थोड़ी सी कमी आई, और मैं समझता हूँ अल्लाह ने चाहा तो इसी तरह पाकिस्तान का आमदन होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा सा ये बेसिकली जब से इलेक्शन हुआ है 2024 का, ये उसके बाद से सारी चीज़ें खराब होना शुरू हो गई हैं। एग्जैक्टली मैं मानता हूँ मैंडेट में कहीं ना कहीं हो सकता है कि कमी भी है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास कानूनी रास्ता मौजूद है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन है और आगे पीछे जा सकते हैं। सिस्टम मौजूद है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हैविंग सेड दैट, अनिला ये बताइए कि अब ये जैसे भी बात हो रही थी कि पॉलिटिकल सिस्टम में अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, और इलेक्शन सबके रिजर्वेशन हैं, जो जीत कर आए वो भी ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस इसके अंदर हैं। ब्रेक के लिए कह दिया गया है। मैं इसको सवाल को यहीं रखता हूँ, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, वापस जवाब आपसे लेता हूँ, डिटेल में बात कीजिएगा। तो एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। अनिला, ब्रेक पे जाने से पहले क्वेश्चन जहन में आया कि ये टॉक बैक बंद करना कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो बहरहाल है। अच्छा, लेजिस्लेशन हो जाती है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आने वाले वक्त में, क्या उसमें मामलात हैं, वो तो एक तरफ, बट ये भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा सिस्टम एक बनाया जाए जिसके अंदर फिर आने वाले वक्त में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी किस्म के इसके ऊपर रिजर्वेशंस ना हो, कि इस तरह का जो ये जब सिस्टम वो हुआ है, इलेक्ट हो रहे हैं या जो भी है, फॉर्म 45 का है या 47 का जो भी इशू है, इस तरह की सिचुएशन इमर्ज ना हो। इसके लिए आप क्या समझती हैं, क्या करने की ज़रूरत है? क्या इसके लिए भी इतना ही प्रोएक्टिव होना पड़ेगा जितना इस वक्त इस आइन की जो तरमीम है उसके लिए है? क्या आपके ख्याल में आने वाले वक्त में करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए रिफॉर्म्स की हर वक्त हर जगह जो है ज़रूरत है, एब्सोल्युटली, और ख़ास तौर पे इलेक्शन रिफॉर्म्स की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। देखिए इलेक्शंस अभी भी हुए, इलेक्शंस 2018 में भी हुए। 18 में क्योंकि आप विनिंग पोजीशन में थे तो आप कहते थे कि फ्री एंड फेयर एंड सारा कुछ अच्छा है। 24 में जो है आप उतनी वो चीज़ नहीं हासिल कर सके तो आप कहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो बोगस थे और धांधली हुई एंड सारा कुछ हुआ। देखिए उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, इदारे हैं, आप वहाँ जाएं, वो आपकी दाद रसी के लिए मौजूद हैं। उसके लिए ये नहीं है कि आप मुल्क में जो है वो तोड़ा फोड़ी और अनारकी मचा दें। मैं नेशनल असेंबली के एक सेशन में थी, एक MNA साहब की ओट टेकिंग भी हो रही थी और उसके बाद आसवा बीबी की स्पीच थी। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो जो PTI है उन्होंने एक महज़िब जमात का तो उनको दूर दूर से वो नज़र ही नहीं आते। उन्होंने फ़िश मार्केट बनाई हुई थी, हलफ लेना उस कैंडिडेट का मुश्किल कर दिया था, स्पीच करना। एटलीस्ट आप बैठे सुने और देखिए आप ये जो आपने कभी थोड़ी देर पहले बात कही कि जो पढ़ा लिखा तबका है उन्हीं भी ज़रूरत है कि वो एनालिसिस करें ऑन परफॉर्मेंस बेस कि इन्होंने अपनी उस मुद्दत के अंदर जो तकरीबन 4 साल थी क्या परफॉर्म किया, क्या डिलीवर किया और कितना पाकिस्तान को
इन्होंने नुकसान पहुंचाया अपने पॉलिसीज़ की वजह से कि आप बग़ैर किसी तैयारी के सियासी मैदान में सबसे पहले आ गए। आपकी कुर्बानियाँ कोई नहीं है, आपकी अपनी फैमिली जो है वो अब्रॉड में रहती है। तो देखिए, आप अगर पीपल्स पार्टी को दूसरी तरफ देखते हैं कि नाना से लेके नवासे तक जो है कुर्बानियों का एक सिलसिला जारी है। आपका जमहूरियत के लिए जितनी खिदमात हैं किसी और जमात की नहीं है। उसके बाद आइन नाना ने बनाया। अब जो नवासा है सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि एक्टिव वो हैं, सबको जाते हैं कि वो एक बोर्ड पे आके और जो भी आईनी तरामीम, उन्होंने पीटीआई को भी कहा है कि आप भी अपनी आईनी तरामीम हमें दें, आप भी अपने सजेशंस दें, पर वो जमात तो किसी भी कंस्ट्रक्टिव उसके अंदर हिस्सा ही नहीं बनना चाहती। वो कहती है बस शोर शोर शोर। वो अगर इक़्तिदार में है तो सब कुछ ठीक है, वो इक़्तिदार में नहीं है तो सब कुछ गलत है। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से देखें, इलेक्शन हुए फरवरी में, उसके बाद हुकूमत बनते बनते 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। अब मैं ये देख रही हूँ कि पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम हो रहा है और जो इंडिकेटर्स आ रहे थे महंगाई के बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे थे वो भी कम हो रहे हैं। आज सऊदीया का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया सरमायाकारी करने के लिए। अदर चाइना है, दूसरे ममालिक हैं, वो आ रहे हैं, जबकि वो इस सारी सिचुएशन को बहुत करीब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर वो देख रहे हैं कि हुकूमत संजीदा है और हुकूमत के साथ जो उसकी कोलैबोरेशन जमात है वो लोग बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ना सिर्फ जमहूरियत को बचाने के लिए बल्कि मुल्क की सियासी हालात को जो अनस्टेबिलिटी थी उसको जो है वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। सियासत स्टेबल, पाकिस्तान स्टेबल तो इकोनॉमी स्टेबिलिटी आएगी। आपको मैं अपने पहले भी कई प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि ये ओवर अ नाइट चेंज नहीं आ सकता, स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगा, आहिस्ता आहिस्ता। आप अपने 18 के इक़्तिदार में आए, किसी पार्टी ने हंगामा नहीं किया, ना पीपल्स पार्टी ने ना मुस्लिम लीग में। उन्होंने कहा ठीक है आप काम करें। जब एक लिमिट आ गई तो उन्होंने कहा नहीं जी। ये भी इनिशिएटिव चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल, जब वो आए हैं तो मेरा ख्याल है शायद 120 या कुछ था जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई। डॉलर मुझे याद है 85 के ऊपर था। वो तो शूट करते करते और उन्होंने इकोनॉमी को वो समझ नहीं पाए क्योंकि वो तैयारी से नहीं आए थे ना। एक तो आपका पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं है, आप एक गेम से निकल के पॉलिटिक्स के अंदर आपने वो छलांग मार ली, फिर आपके पीछे जो आपकी फॉलोअरशिप थी वो आपको एक गॉडफादर समझ रहे थे। जैसे आपने बताया कि पहले वो तिलावत से शुरू करते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ें, फिर ख़वातीन की काफ़ी देखा गया कि एक अजीब सा उन्होंने यूथ एंड ख़वातीन, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये रहे तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ के। यूथ को तो आपने बिल्कुल 50 साल पीछे धकेल दिया। अब उनको कहते नहीं आप आईटी में आगे जाएं, आप टेक्नोलॉजी के अंदर जाएं। आपने उनको मिसयूज़ किया, अपने सोशल मीडिया के आपने उनको इन्फ्लुएंसर्स बनाया, उनके अंदर आपने नेगेटिव अप्रोच जो है वो ढाली कि नहीं ये जो है ना नेगेटिविटी से और तशद्दुद से तुम पा सकते हो पॉजिटिविटी और उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यूथ मुझे लगता है कि उस दौर में और अभी भी जो उनके साथ अटैच थे या हैं, जब मैं फेसबुक पे देखती हूँ, आप यकीन करें कभी कोई पीटीआई का फॉलोअर आता है मैं उसको फौरी में कहती हूँ नहीं नहीं ये मुझे फॉलो ना करें, बिकॉज उनकी जो एक दिमाग के अंदर मुझे लगता है कि वो एक जंगी कैफियत में है। और जंग भी जो है आपको एक पॉजिटिविटी से भी लड़ी जाती है, एक दिमाग से, और एक होता है नेगेटिव ईवल आपकी जीनियस, उसके साथ आप लड़ें तो वो चीज़ें जो है मुल्क और कौम की बदहाली का सबब बनती है। मैं इस चीज़ का विटनेस क्यों, क्योंकि मैं ये सोशल मीडिया पे ये सारे वो देखता रहा हूँ और स्टिल रिमेंबर, ये तो एक नहीं हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं। शाला रज़ा साहिबा जो है बड़ी रिस्पेक्टेबल एक खातून है, सिंध असम्बली के अंदर बड़ा उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और बहुत सारे रोल्स पे उन्होंने वो काम किया। वो ट्वीट एक करती हैं और उसके बाद जिस किस्म की ज़बान ये लोग इनके फॉलोअर्स इस्तेमाल करते हैं, मैं इतना हैरान रहा। करो तो उनके पेशेंस बहुत है, उनके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका कैरेक्टर है, तो उन्होंने सारी चीज़ों को बेयर किया। बट ये किसी औरत के लिए इस किस्म की बात करना जो ये ट्वीट्स करते हैं उसको मैं बड़ा हैरान हुआ। ये जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, पूरी फोर्स बनाई हुई है, फोर्स, और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। देखिए
शैला रज़ा की हम जब बात करते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी, चाहे वो मेल मेंबर हो चाहे वो फीमेल मेंबर हो, ये हमारी पार्टी और हमारी लीडरशिप की तालीमात या बिल्कुल ऐसी हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है कि हम एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करें, दूसरे को टारगेट करें। तो शैला रज़ा ने भी वही किया, पर इन्होंने अपनी अक्कासी की, अपने लीडर की माइंडसेट की कि मेरा लीडर ये सोचता है। देखें, आप अपने लीडर की जो है ना, मैं जो हूँ वो फेस ऑफ बिलावल भुट्टो हूँ, मैं फेस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो मैं जिस तरह का लैंग्वेज या चीज़ें इस्तेमाल करूंगी तो मैं कहीं ना कहीं अपने लीडर से ले रही होंगी। तो यही चीज़ है कि जब आपके लीडर की पर्सनालिटी में ये सारे एसेंशियल्स और क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो आप वही चीज़ अडॉप्ट करेंगे। थोड़ा अब क्या आने वाले वक्त में देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सबकी, किसी एक जमात की नहीं? और ये जो सिचुएशन थी जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी, शुक्र है कि हम उससे बाहर आते जा रहे हैं। कैसे कंटिन्यूटी इसमें रहे, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी जल्दी एडवेंचर का शौक़ होता है, एडवेंचर करने के चक्कर में फिर हम ये सारी सिचुएशन को निकाल देते हैं। और एक और बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें क्रेडिट लेने का बड़ा शौक़ है। तो ये जो क्रेडिट की जंग होती है ना, ये आगे जाके जो है ना फिर एक सीरियस कोल्यूशन इसमें होता है और फिर नुकसान। क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए टेबल के ऊपर। वो तो बैठ रहे हैं, तो एपीसी बुलाई सब बैठ गए पैलेस्टाइन के इशू पे। लेकिन अगेन मुझे आप माफ कीजिए, वो कहेंगे कि आज तो बिल्कुल ही हमारे पीछे पड़ गया, लेकिन फिर भी वो उसमें नहीं आए। मैं कितना हैरान हुआ, इस इशू को सेंसिटाइज ही नहीं किया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर गॉड सेक, अब बात ये मैं क्या कहूँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, उनके अगेंस्ट जा रहा है सारी चीजें। खैर, ये बात आपकी सही है, अगेंस्ट तो बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा तो ज़रूर है ना वो। एक सूबे की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और स्टेक होल्डर है। की जो उस वक्त हालत है ना, मैं अगर उससे प्रोग्राम बात करना शुरू कर दूँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जिस किस्म की मशीनरी लगी है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि देखें, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को तो तस्लीम करना पड़ेगा कि आवाम के वोट हैं, चीज़ें हैं, कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन वो आवाम की जो मैं जब जज्बात देखता हूँ और आवाम को मैं देखता हूँ तो फिर मुझे बस ये है कि इसको कम से कम जो है हमें उनको करना पड़ेगा इन एंड के, इनको बात करनी पड़ेगी इनके साथ। उनको भी समझना चाहिए कि कम से कम देखें, जब आप एक तरफ हैं और तमाम पार्टियां, तमाम सियासी जमातें, तमाम जितने भी दीगर तहरीकें हैं वो सब एक तरफ हैं, तो इस तरह मसले हल नहीं होते। आपको कहीं ना कहीं अपने में एक लचक लानी पड़ेगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी हर फोरम के ऊपर, चाहे वो आप वकला का फोरम हो आपका, चाहे आपके दीगर जो है सूबे की नुमाइंदगी हो। जब तक आप बात नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता मसले हल नहीं होंगे। क्योंकि ये देखें, वो इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि वक्त के हुक्मरान हैं, आपको उनको तस्लीम तो करना पड़ेगा। किसी भी तरह आए हों, किसी भी तरह आप जो क्लेम करते हैं तो आपको मानना तो पड़ेगा। आप अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते। आपके पास कानूनी रास्ते भी मौजूद हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रास्ते हैं, अगर उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल अमल दरामद करें तो मसले हल हो सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पीटीआई के भी, मैं उनसे बात करता हूँ, बड़ी डिबेट्स रहती हैं और यही वाला सवाल करता हूँ कि आप आईनी और कानूनी रास्ता क्यों नहीं इस्तेमाल करते। मेरे भी बहुत सारे तो वो उनका जवाब ये होता है कि उनका बड़ा मज़ेदार जवाब होता है, वो ये कहते हैं कि आइन और कानूनी रास्ते सारे इस्तेमाल करने के बाद ये हम सब करें, क्योंकि हमें आगे से जो है हमारे साथ इस तरह हुआ। और इलेक्शन के देखें जो मामला, इलेक्शन के जो रिजल्ट थे, मैं खुद भी शॉकिंग था, क्योंकि मैंने खुद वहाँ से MNA के मेंबर नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट किया और मैं जिस इलाके से कंटेस्ट कर रहा था वो मेरे ख्याल से कराची के डिवीज़न के सदर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब। तो बहुत ज़्यादा एक वोट एरिया है और वहाँ बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, मेरे बड़े सियासी इख्तलाफात रहे पीपल्स पार्टी के साथ, सब कुछ था, लेकिन इन दी एंड सईद गनी साहब ने मुझे खुद फ़ोन किया इलेक्शन के बाद और बोला सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे वोट लिए, अच्छी चीज़ें ली, मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। तो मैं ये समझता हूँ कि यही चीज़ होनी चाहिए कि सियासी इख्तलाफात आप अपनी जगह पर रखें, मगर आखिर में जो है जो भी चीज़ें हैं आप लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करनी चाहिए, कबूल करना चाहिए कि नहीं यार वो आया है, वोट से आया है, जिस तरह आया है, अब वो आपके असेंबली में बैठ गया या आपके एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है। तो इन चीज़ों को जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, देखें अगर इसी तरह के पीके के अंदर भी अगर यही हालात हो जाए, और मैं असेंबली के भी वो वीडियो देख रहा था जिसमें लाते हैं घूसे मुक्के, मतलब पहले तो सिंध असेंबली में ये चीज़ें होती थी, अब KPK में भी हो रहा है। और मतलब ये कहाँ जा रहे हैं हम, इंटरनेशनली पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को कि यार आपकी असेंबली में ये आपकी नुमाइंदगी है, ये आपके नुमाइंदे हैं जो आपके वोटों से आ रहे हैं और आप ये काम कर रहे हैं। मतलब आपको कम अज़ कम एक कोरम को कंप्लीट, आप भी बोलते हैं कि नहीं इस तरह है, ये है, वो है,
अल्लाह ताला माफ़ करे। बहरहाल ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये बहुत बदनामी का बायस चल रहा है। दुनिया देख रही है हमें कि ये पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव है किस तरह लड़ते हैं असेंबलियों के अंदर। ये कम से कम आप ये चीज़ें बर्दाश्त करें। आपको आप अपनी अना को ख़त्म करें। आपको अवाम ने वोट दिया, अवाम ने भेजा असेंबली में, अब अवाम की बात करें, अवाम के इशूज़ की बात करें, अवाम के मामला देखें, जो पब्लिक इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करें। आप लोग लाते गुस्सों पे आ जाते हैं, तो ये सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सबको अपने में अदम बर्दाश्त लाना पड़ेगा। लोगों को थोड़ा सा जो है बड़ा तरीके से और चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान का सोचते हैं या पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। बर्दाश्त करें, अदम बर्दाश्त लेके बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त को लेकर आएँ। और ये जो अदम बर्दाश्त की आपने बात की, उसका क्योंकि माहौल है, बर्दाश्त का मादा पैदा करने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल ठीक है तला ने कि इस वक्त जो है वो वक्त की ज़रूरत है। लास्टली अनीला, अब मैं यूथ को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। हम पॉलिटिकल जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है उसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन यूथ के लिए मैसेज क्या होना चाहिए? आप ख़ुद भी माशाल्लाह यंग, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा, पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा, फिर इस तरफ आई हैं, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैं इस वक्त ज़्यादा फ़िक्रमंद उनकी तरफ से हूँ कि वो जो कुछ सिखाया जा रहा है, और क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ना तारीख़ का पता है, ना उनको कुछ और बताया गया। क्या उनके लिए मैसेज होना चाहिए प्लीज़? देखिए, यूथ के लिए, पाकिस्तानी यूथ के लिए सबसे पहले कि आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी तालीम होना चाहिए। तालीम हासिल करें, तालीम कंप्लीट करें, उसके बाद आप हुनर सीखें। जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला नहीं बनते हैं, वो हुनर ज़रूर हासिल करें। इसी सिलसिले में अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नॉन फॉर्मल स्कूल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने जा रही है पूरे सूबे में 3000 के करीब, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं वो भी, और जो नहीं लेते हैं वो नॉन फॉर्मल स्कूल्स में आए। तो हुनर होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर आपका माइंडसेट जो है वो पॉलिटिकल किसी पार्टी की तरफ है, या आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स के अंदर आऊँ, तो प्लीज़ हमेशा पॉजिटिव रहें, एक पॉजिटिव जमात और उन जमातों के साथ एफिलिएट हों जो आइडियोलॉजी बेस्ड हों, जो मुल्क के लिए काम करना चाहती हों, जिनके अंदर बर्दाश्त हो, और उसके साथ उनका एक ये हो कि उन्हें यूथ को स्कैटर्ड नहीं करना है, उनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह नहीं वो करना है। पहले भी माजी में एक जमात ने जो है वो यूथ को टारगेट किया और पाकिस्तान की यूथ बहुत एक अंधेरे उसमें चली गई। उसके बाद ये दूसरी जमात बरसरे इक़्तिदार है, तो इन्होंने भी वही फ़िलासफ़ी कि यूथ को अपने लिए इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दो। ये आप नहीं देख रहे कि मेरा एक कारकुन, या एक नहीं आपके हज़ारों हैं, लाखों हैं, आप उनके स्किल ट्रेनिंग्स करें, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करें। आप सोशल मीडिया को नेगेटिव प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ ना करें, उसी चीज़ को आप अपनी इनकम जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए उसको आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कर सकते हैं कि आप पढ़ें। कि इस वक्त देखें, यूथ को चाहिए कि चारों तरफ आईनी तरामीम, और वो लड़का कर रहा है जो यंग एक पार्टी का चेयरमैन है, तो आप कहें नहीं, हमें भी ये पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या अमेंडमेंट्स होने वाली हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो आवाम और ख़ास तौर पे यूथ को पॉजिटिव रहना, और पहले अपनी तालीम और अपने फ्यूचर को देखें। अगर पॉलिटिक्स आपका फ्यूचर है तो आप पॉलिटिक्स को पढ़ें, समझें, और उसको पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। और पॉलिटिक्स, मैं जो नज़रिया पॉलिटिक्स को लेती हूँ वो ये है कि पॉलिटिक्स हमेशा वेलफेयर बेस्ड होनी चाहिए। पॉलिटिक्स होती है आवाम के लिए, आवाम के खातिर। तो आपको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी हैं, ऐसी पॉलिसीज़ करनी है जो आवाम के मफाद के लिए, और आवाम के लिए, और आवाम को उससे फ़ायदा पहुँचे। तो यूथ के लिए यही है कि प्लीज़ अपना रास्ता सोच समझ के इख्तियार करें, अनगाइडेडली किसी भी जमात के अंदर, कि वो एक फ़ैशन में है जमात। KFC का एक फोबिया आया था, तो अब जो है इस जमात का फोबिया है, फिर बाद में वही पेरेंट्स पछताएंगे, है हमारे बच्चों का तो मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, इन्हें ऐसे नहीं ऐसे जाना था। तो मुल्क की तरक्की में यूथ का एक अहम रोल है। एग्जैक्टली। अनीला, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया गया। तला, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और बात होती रही मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और ये ज़रूरी है, ख़ास तौर पे नौजवानों से हम मुखातिब हैं और उनको ये बात बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा अपनी आँखें खोलें
और ये जो कल्ट फॉलोइंग एक बन चुकी है, इससे अपने आप को बाहर निकालें। अच्छी बात है, सियासत में और दीगर कामों में ज़रूर हिस्सा लीजिए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, निगला ने जैसा भी कहा, कि आप पहले एजुकेशन के ऊपर फोकस रखिए, ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमने बढ़ना है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।